अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज मेरे पास क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। मैं चाहता तो था कि एथलीट्स के हवाले से भी आपसे बात की जाए, लेकिन वक्त बचेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन सी हैं जिनकी वजह से मैं दीगर खबरों पर नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि रीज़न ये है कि इतनी अहम स्टोरीज हैं आज मेरे पास। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस की अगर बात कर ली जाए, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे मुबस्सरीन क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए, शायकीन क्रिकेट की बात कर ली जाए, ना खुश थे, नाला थे इनकी परफॉर्मेंसेस से। लेकिन अब उन्होंने खुद दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। साथ ही साथ पीसीबी ने कहा है कि हम इनके जो इस इकदाम को हम ऐसा तरीके से देखते हैं और ये नहायत ही जुर्रतमंदाना फैसला है जो दोनों ने किया है। अगर मिसबा की पर्सनली अगर बात की जाए, मिसबाहुल हक अभी राइट नो क्वारंटाइन के अंदर हैं, जमीका में अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले चैलेंजेस से वो मजीद निबर्त आजमा नहीं हो सकते। लेकिन अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस के हवाले से अगर ये बात कर ली जाए कि वो पिछले दिनों में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो कुछ खास काबिल तहसीन नहीं है चीज़ें देखने को जो मिले। उन्हीं को देखा देखिए वकार यूनुस ने भी फैसला कर लिया कि आइंदा आने वाले दिनों में वो भी जो है पीसीबी के साथ, मतलब कि कौमी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो अपनी हेड कोचिंग से दस्तबरदार हो गए हैं। साथ ही साथ जो है वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। सरफराज जो हैं वो गायब हैं इस स्क्वाड से, और शुएब अख्तर ने बहुत धड़ल्ले वाले बयान भी दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए सर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर क्रिकेटर शुएब मोहम्मद, जो कि गहरी नज़र भी रखते हैं। शुएब भाई, वेलकम ऑन द शो। साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद है मोहसिन मेहदी भी। लेकिन शुएब भाई, सबसे पहले आपकी जाने आ जाता हूँ, क्या समझते हैं आप? मिसबाहुल हक तो ये कह रहे हैं कि वो फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है और आइंदा चैलेंजेस से निबर्दाजमा हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा अभी कबलस कहना है मेरी जानिब से, लेकिन फिलहाल मुझे पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि पहले वाकई में कर देना चाहिए था उनको रिजाइन? लेकिन जिस वक्त देखें, वो एक तो दोनों ये मिसबा और वकार बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं और वो अपनी जगह है सारी। लेकिन हर हर प्लेयर की एबिलिटी उस तरह की नहीं होती है कि जो वो आके टीम को संभाल सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह ट्रांसफर ऑफ स्किल्स कर सके। तो जिस वक्त मिसबा का सिलेक्शन हुआ था तीनों चीज में, तीनों बैटिंग कोच और जो हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी का उनको हेड बनाया था, मैंने उसी दिन कहा था कि ये अभी 3-4 महीने में एक पोस्ट तो जाने वाली है पक्की। और वही हुआ कि 3 से 4 ही महीने इत्तेफाक से लगे कि वो हट गए, और बल्कि हटवा दिया गया। लेकिन उन्होंने सेव करना था बोर्ड को अपने डिसीजन को, तो उनको बोर्ड ने कहा कि जी आप हट गए। और इसी तरह शुभ में वकार पहले नहीं हटवा देना चाहिए था? जब इंग्लैंड की सीरीज है, जब आपने लूज कर दी, तो आपको लगता नहीं था कि जब भी मौका बन गया था वैसे तो? देखिए, ज्यादातर आप देखें कि ये बहुत वीकर टीम्स के अगेंस्ट खेले, और सबसे बड़ी बात शुरू में ही एक्सपोज हो गए थे जिस वक्त श्रीलंका की बी टीम आपके आके आके खेली और उसमें आप मैच हारे। तो इस किस्म की चीज जब एक्सपोज शुरू में ही हो गई, उनको ओवरनाइट रातों रात बोर्ड ऑफिस में वहां ले जाके वो कोर्स करवा देना। हालांकि मैं तो ये सर्टिफिकेशन को मानता ही नहीं हूँ। पहली बात, इंसान वो सीखता है जो खुद खेलता है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन का जो मेरे लिए वे तो ये ड्रामा है। इसलिए कि इंसान का जो सीखा हुआ होता है वही आपका वो टेस्ट होता है, और वही आप आगे चल के दुनिया में अपने स्किल को ट्रांसफर करते हैं दूसरे बच्चों में। ठीक है। तो ये तो बहुत पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। अभी भी इसलिए लिया गया है कि अभी इनको इनको पता था कि अब ये नेक्स्ट बोर्ड ने इनके साथ कैरी ऑन नहीं करना, टू मच ऑफ ऑपोजिशन आ चुकी है। तो इट्स अ वाइज डिसीजन टेकन बाय हिम, और एटलीस्ट ये तो ये रमीज अब राजा अपने वीलॉग्स के अंदर, जब वो यूट्यूब के ऊपर जब वो अपने मुसलसल जो बयानात देते थे, जब भी वो कहते थे कोचेस को तब्दील होना चाहिए, तो मतलब कि इनको पता चल गया था कि हवा चेंज हो गई है। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में शुएब भाई, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि सकलैन और मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक को आप कैसा देख रहे हैं फिर? क्योंकि फिर से खिलाड़ी ही हैं आपके कोचेस। नहीं नहीं, खिलाड़ी तो अपने ही हैं, लेकिन आप इनमें दोनों में ये फर्क है कि सकलैन भी वहाँ कोचिंग असाइनमेंट्स के ऊपर इंग्लैंड की टीम या शायद वेस्ट इंडीज की भी टीम के साथ वो अटैच रहा है। तो दूसरी टीमों के जो, हालांकि ये तो बॉलिंग कोच है, लेकिन एटलीस्ट समझ आती है कि किस तरह हाउ टू गो अबाउट इट।
और जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी इस्तेमाल करेगा। तो वो मिल के इसी तरह सेम गोज फॉर रजाक के यहाँ लोकल क्रिकेट के अंदर उन्होंने टूर्नामेंट भी जीता। तो इस किस्म की चीजें और अपना एक्सपीरियंस लेके बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि ये मोस्ट लाइकली ये सक्सेसफुल होंगे या इस टीम से ज्यादा एक्सट्रैक्ट आउट करने में इनको कामयाबी मिलेगी कि ये ज्यादा, और खास तौर पे जब सिलेक्शन कमेटी के साथ इनका अटैचमेंट अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि अभी ये तो पुरानी सिलेक्शन कमेटी है, जो पीछे बोर्ड ने जो काम कर दिए वो तो निराले ही थे। लेकिन अब ये कि अब इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि काफी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। काफी चीजें बेहतर होती चली जाएगी। शुएब भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि मोहसिन मेहदी ने भी ज्वाइन कर लिया। मोहसिन मेहदी बहुत जबरदस्त खबरें भी इनके पास होती हैं और ये क्रिकेट के ऊपर गहरी नजर भी रखते हैं। मोहसिन मेहदी, ऑफ द कैम हमारी बात ये हो रही थी कि आज धमाके हो गए क्रिकेट में, ठीक है ना। खबरें मेरे पास बहुत सारी थी, मैंने प्रोग्राम से कबल आपसे मैंने काफ़ी सारी खबरें शेयर भी की थी, लेकिन सडनली हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ गई। आइंदा आने वाले दिनों में अब आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, और अब जो पोजीशंस चेंज हुई हैं तो क्रिकेट का मुस्तकबिल किस जानिब देख रहे हैं आप, क्योंकि आप क्रिकेटर्स के दरमियान ही होते हैं मोस्टली। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और फिर इतनी बड़ी और वजनी शख्सियत आपके साथ मौजूद हैं। शुएब मोहम्मद साहब, बड़ी प्यारी गुफ्तगू उन्होंने की और बहुत वजनी बातें की। मैं भी कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने सवाल किया कि आज बिल्कुल हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे कि आज धमाके हुए पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी हलचल हमें दिखाई दी। पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसके बाद दोनों हेड कोच और बॉलिंग कोच का इस्तीफा जो है वो सामने आया। तो उसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि माजी में भी अगर आप चले जाएं कोई भी तब्दीली आती है, जिस तरह वजीर आजम इमरान खान साहब आ रहे थे तो नजम सेठी ने खुद ही रिजाइन कर दिया था, मिसबाह उल हक फिर आए तो सरफराज अहमद को बाहर जाना पड़ा। तो इस तरह जैसी रमीज राजा ने अभी ओहदा संभाला ही नहीं और जो है आज हमने देखा कि इन दोनों को जो है वो जाना पड़ा, इस्तीफा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि क्या वाकई मिसबाह उल हक और वकार यूनिस ने खुद इस्तीफा दिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे इस्तीफा मांगा। जराए से जो अभी हमारे जराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं उनसे जो खबरें मालूम हो रही हैं वो ये बात मालूम हो रही है कि रमीज राजा साहब ने 2 दिन कबल मुलाकातें की थी, जिसमें बाबर आजम से भी मुलाकात की थी, वकार यूनिस साहब से भी मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात में उन्होंने कुछ बातें वकार यूनिस से कही थी और ये बात भी उन्हें वाजे कराई थी कि हम कुछ फैसले करने जा रहे हैं, वो फैसले जो है सख्त होंगे, आप लोगों को कबूल करना होंगे। ये मुकालमा हुआ था उनका और जिसपे वकार यूनिस साहब ने उनको जवाब दिया था कि बिल्कुल 24 माह में हमने हमेशा कौमी टीम के बारे में सोचा, उसको सुरखरू करने के बारे में सोचा, तो बिल्कुल हम जो आप फैसला करेंगे हम उस पर आपके साथ खड़े होंगे। तो अब जरा ये बताते हैं कि वकार यूनिस साहब ने किया मिसबाह उल हक को फोन और उन्हें ये तमाम तर सिचुएशन बताई, चेंजिंग के हवाले से, मिसबाह उल हक के प्लान्स के हवाले से। तो फिर दोनों में, क्योंकि मिसबाह उल हक ने वहां से वकार यूनिस से एक कहा, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में भी ये लिखा हुआ है कि पहले मिसबाह उल हक ने वकार यूनिस से कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उस पर वकार यूनिस ने कहा कि जब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर मैं भी, जब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ। शुएब भाई, आपकी जाने आ जाता हूँ। शुएब भाई, 24 माह की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इसके अंदर यह है कि आप ज्यादातर वीकर टीमों के साथ खेले, श्रीलंका और एक दो और टीमों के साथ आप हारे भी और अफगानिस्तान से भी तकरीबन हारी चले थे। मतलब जब आपकी जो टीम के अंदर स्ट्रेंथ सिर्फ अगर एक आध प्लेयर के ऊपर ही, ये तो रिजवान ने बहुत सपोर्ट भी दिया, बैटिंग में उन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया जिसकी वजह से कुछ स्टेबिलिटी नजर देखने में आई। लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं तो वो आपके बिल्कुल सामने है और उसके अंदर कोई वेटेज ही नहीं है। तो सिर्फ आप बैलेंस करने के लिए 24 महीने के रिकॉर्ड को वीकर टीमों के बिल्कुल, हालांकि वीकर टीमें जो अच्छी टीमें होती है ना वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वो किल कर देती हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ बताती हैं, आंखें निकाल के बताती हैं कि हम इस कैलिबर की हमारी टीम, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये दुनिया को बताते हैं। तो जो और आखिर में लास्ट मिनट्स के ऊपर वीकर टीमों के अगेंस्ट भी खड़े, तो इसका मतलब आपके अंदर वो चीजें नहीं है और फिर अपने ब्लू आइट बॉयज को बार बार खिलाना और पाकिस्तान टीम का नहीं सोचना। तो
अब ये थोड़ी है कि कोई एक प्लेयर को, जैसे आसिफ की मिसाल शायद मैं दे सकता हूँ इस वक्त, कि बार बार चांस देके इस तरह के 100 मैच में तो वो कर ही जाएगा ना कुछ 100 मैचेस खिलाएंगे तो उसमें से 2, 5, 10 इनिंग्स होंगी अच्छी, बेहतर होंगी। लेकिन इस तरह बाकी 80-90 मैचेस में क्या होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन अपने बेटे को तो इन कराई गए ना, अपने बेटे को तो इन कराई गए ना। इफ्तिखार अहमद की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि बार बार मुबस्सिरीन क्रिकेट आप ही की तरह पे लोग तबसरा करने के लिए आते हैं और बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो टीम बनी है वो टीम तो गैर मुनासिब है। सरफराज का नाम नहीं उस टीम के अंदर। आप ये नहीं समझते कि सरफराज को आपने घुमाया घुमाया घुमाया, ट्रैवलिंग कराई, और उसके बाद आपने परफॉर्मेंस तो उसकी है ही नहीं कहीं पे भी बेचारे की। जब वो खेलेगा तो वो 0 या फिर कुछ स्कोर करेगा ना, तो फिर तो आप उसको बाहर निकालते हुए अच्छे भी लगते हैं। आप तो उसको पहले ही बाहर बिठा दिया है, तो ये भी आप नहीं समझते कि ये मिसबा ही की नालायकी थी? देखें, 3 फॉर्मेट का कैप्टन पाकिस्तान का, जिसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी भी जीता हुआ और उसमें टेस्ट मैचेस में भी और दूसरे मैचेस में भी एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंसेस नजर आई सरफराज की तरह। और टीम जब बिखरी हुई थी उसको जेल टुगेदर करने में उसका बहुत मेजर हाथ था। फिर उसके बाद एकदम से जो बिहेवियर था ना, देखें प्लेयर कोई भी बाहर हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती। आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो आप कंट्री के लिए आपको बाहर होना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से जो बिहेवियर और जिस तरह उसके साथ टीम के अंदर रख के जो बिहेवियर था, वो क्लियर कट एक इंडिकेशन ये थी कि पर्पसली ये स्टेप लिया गया है और उसको और गंदा करने के लिए इस टीम के साथ उसका जो रिकॉर्ड खराब हो और बिल्कुल मेंटली गिर जाए, ये बिहेवियर था। वरना इसको हटा देते, लेकिन 3 फॉर्मेट से तो इंसान हटता ही नहीं था पहली बात। लेकिन इन्होंने ये स्टेप लिए तो ये बहुत डिजास्टरस था पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तान सही जा रहा था। लेकिन इसके बाद आप किसी को भी कैप्टनसी दे के कैप्टनसी करवा सकते हैं, खिलवा सकते हैं, और इतने मैचेस में कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो सबके पास हाथ में बल्ला भी होता है, तो कभी तो परफॉर्मेंस भी आएगी। लेकिन जो इनके जो एक्शन थे वो बहुत वीक स्टांस पे खड़े हुए थे। वो एक्शन जो इन्होंने टीम के डिसीजन, टॉस जीतने के बाद जो डिसीजन या डिक्लेरेशन या बॉलिंग चेंजेस या जो इस किस्म की वो वीकनेसेस बहुत एक्सपोज हुई। मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है। तो इस वजह से ये चीज बिल्कुल टाइमली बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो सकी। लेकिन आई होप पाकिस्तान अच्छा करे। दे हैड बीन ग्रेट प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब उन्होंने ये डिसीजन खुद लिया है, दिलवाया गया, व्हाटएवर, होप फॉर द बेस्ट और पाकिस्तान विल डू वेल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके शोएब भाई, शोएब भाई हमारे साथ मौजूद थे। शोएब मोहम्मद साहब, उन्होंने तफसीली तौर पर तज्जिया पेश किया। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन पहले होने चाहिए थे, थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। देखना यह है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या। उन्होंने उम्मीद का भी ये इजहार किया है कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्रिकेट में मजीद बेहतरी आने वाली है, क्योंकि अब जो फैसले होने जा रहे हैं वो अच्छे फैसले। मोहसिन, आपकी जानिब आ जाता हूं। मोहसिन, क्या समझते हैं? शोएब मोहम्मद साहब कह रहे थे कि वीकर टीम्स के सामने हमने काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं जिनके ऊपर बात भी की जा रही है, 24 माह को लेकर बात की जा रही है। लेकिन अगर प्रीवियस सीरीज की अगर बात की जाए, इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान खेल कर आया, तो आपको ये नहीं लगता कि बी या सी टीम से हम हारे थे? और जब साउथ अफ्रीका की टीम थी वो खुद आपस में उनके तमाम तर मामला पोलिटिसाइज हुए थे, अगर आपने उनको हरा लिया था तो बहुत बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पे। और अब आइंदा आने वाले दिनों में अब क्या देखने में आ रहा है कि मजीद वीक टीम्स आपको तो नहीं मिलने वाली हैं। अब इंग्लैंड भी आपको विजिट करेगा, न्यूजीलैंड तो आपके सर पर ही खड़ा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह शोएब मोहम्मद साहब ने बात कही कि थोड़ी सी जो इज्जत बची वो इसलिए बची कि हमने वीकर टीम से ज्यादा खेला, फिर बारिशों ने हमारी इज्जतें बचाई। फिर अगर आप वीकर टीम को भी हटा लें, आपको याद होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा T20 हम हारे थे, जब इफ्तिखार अहमद, जिनको अभी आप मिसबाह का बेटा कह रहे थे, वो सुपर ओवर में आए थे और उनसे भी कुछ ना हो पाया था। और वो मतलब हालत ये थी कि हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए थे। फिर बांग्लादेश ने हमें बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया। तो
बहुत ज्यादा क्योंकि सुनहरियो मिसबाह उल हक ने वकार यूनुस ने आते ही चेंज कर लिया था। अगर मैं थोड़ा सा आपको माजी के जरों में लेके जाऊं तो मिसबाह उल हक जब आए थे तो उमर अकमल, अहमद शहजाद को टीम में लाकर पूरा कॉम्बिनेशन उन्होंने खराब कर दिया था। जो मेहनत सरफराज अहमद ने की थी, टीम को नंबर 1 बनाया हुआ था, उस पर पानी फेर दिया था कॉम्बिनेशन छेड़कर, और हम 3-0 से वो सीरीज श्रीलंका की सी टीम से हारे थे लाहौर में। वहां उस वक्त मैं स्टेडियम में ही मौजूद था, पूरी सीरीज मैंने वहां कवर की थी। बहुत अफसोस भी हुआ था अपनी उस टीम को ऐसा हारता देख के अपने ही मैदानों पर। और वो मेरा ख्याल है शुरुआत थी मिसबाह उल हक का, और शुरुआत में इस तरह की कारकर्दगी थी, और मुस्तकबिल में भी जैसे शोएब मोहम्मद साहब ने कहा कि मिसबाह उल हक और वकार यूनिस खिलाड़ी तो बेमिसाल थे। वकार यूनिस बॉलिंग में महारत हासिल रखे हुए थे और मिसबाह उल हक बेहतरीन कप्तान थे, टीम को लीड करते थे। लेकिन जहां तक कोचिंग की बात है तो कोचिंग में दोनों ही नाकाम हुए। वकार यूनुस को बेइंतहा बेशुमार चांसेस दिए गए और वो मुतादिद बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे। कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा फिर गाय बगाए इनको क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक करता रहा। तो अब जहां तक इन दोनों के जाने की बात है तो यही बात हुई है, क्योंकि रमीज राजा साहब जिस तरह आप बात कर रहे थे वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी काफी इस मैनेजमेंट पर जो है तनकीद कर चुके हैं और तनकीद का निशाना बना चुके हैं इस मैनेजमेंट को, कि जो इनकी अप्रोच है वो डिफेंसिव अप्रोच नजर आती है। और ये बात हमने देखी कि मिसबाह उल हक के आने से काफी जो हमारी टीम है और हम अपनी टीम के बनिस्बत दीगर टीमों को देखें और उनसे अपना मवाजना करें तो हम काफी बैकफुट पर क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह दीगर टीमें इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, जिस तरह वो, बल्कि आप बांग्लादेश को देखेंगे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को कितना टफ टाइम दे रही है कि दोनों मैच उसने न्यूजीलैंड को अपनी सरजमीन पर हराए। हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो रमीज राजा का जो है वो यही मौकिफ है कि वो जो है वो डिफेंसिव अप्रोच से निकलकर एक अटैकिंग क्रिकेट देखना चाहते हैं, क्रिकेट को देखना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, हैं। मैं मोहसिन एक बात यहाँ पे मैं आपको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसे कि रमीज राजा के हवाले से मैंने भी कहा, फिर अब आप भी बता रहे हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ बात कर लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैनेजमेंट में आकर खुद परफॉर्म करना ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो के अंदर बात चली जाती है। अब आप क्या समझते हैं कि उनके लिए मजीद क्या चैलेंजेस होंगे आइंदा आने वाले दिनों में? लेकिन चैलेंजेस बेशुमार होंगे। अभी तो सबको अच्छा लग रहा होगा कि वो चेयरमैन क्रिकेट बन रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि अगर रमीज राजा, एक उनकी से वर्ल्ड में जाना पहचाना नाम है, कमेंट्री करते रहे पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट का काफी तजुर्बा उनके पास मौजूद है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर सिफारिशात भी चलती हैं, तो ये तमाम तर चीजें रमीज राजा को हैंडल करनी पड़ेंगी। और अब देखते हैं कि उनके आने से कबल ही इतनी सारी हलचल मच गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब तो बात ये भी हो रही है कि वसीम खान का क्या होगा जब ये मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने इस्तीफा दे दिया, तो वसीम खान का क्या होगा, मोहम्मद यूसुफ का क्या होगा। और फिर जहां तक आपकी काम करने की बात है तो फिर जब ये ओहदा संभालेंगे रमीज राजा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के फैसले लेते हैं। अभी तो बातें तो जब इमरान खान साहब भी हुकूमत में आ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही थी तो बातें तो बड़ी जबरदस्त की गई थी, लेकिन आप आज देखेंगे क्या हालत है मुल्क की और लोग क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और रमीज राजा साहब को ये करना पड़ेगा कि वो अगर इक़्तिदार में आते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो सबको साथ लेकर उनको चलना पड़ेगा। सबको साथ लेकर चलेंगे तो अपनी एक उनकी बात की वर्थ होगी। अगर यही करेंगे जैसे इमरान खान साहब ने अपनी अना में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कराई और उसका खामियाजा आप देखेंगे तमाम ही क्रिकेटर्स जो है आज खून के आंसू रो रहे हैं। से क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि काफी जो है तज्जियाकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो नाराज हैं रमीज भाई से। वो ये कहते हैं कि रमीज भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए ये तो होता है, आप अगर देखें तो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे जो आज इमरान खान से ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब पहले जब हुकूमत में नहीं आते तो वो हमारे साथ बैठा करते थे, अब वो ट्विटर पे भी उन्हें फॉलो नहीं करते। तो ये होता है। और रमीज राजा साहब ने नंबर भी जो है तब्दील किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो चेयरमैनशिप पे आएंगे तो उनको पता है कि सहाफ़ियों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, क्योंकि वो काफ़ी जब कमेंट्री करते थे और हम यहाँ उनको कवर करने जाते थे तो काफ़ी घुल मिल जाते थे वो सहाफ़ियों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो अब सहाफ़ी से किस बात पे नाराज हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रमीज राजा साहब कुछ बहुत ज्यादा रूड वे में बात करते हैं। वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनके यूट्यूब शो पे भी वो आते हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी जो है अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फोन वगैरह नहीं उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर तनकीद का निशाना। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि सहाफ़ी बरादरी जो है उनसे नाराज है, मीडिया पर्सन उनसे नाराज है। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आगे के प्लान, आइंदा के प्लान्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, अपकमिंग सीरीज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, तो
तो मेरे ख्याल से रमीज भाई से बेहतर कोई और जानता नहीं होगा और समझता ही नहीं होगा। और जितनी गहरी नज़र उन्होंने बाहर बैठे हुए जितने भी प्लेयर्स हैं, आपको ये नहीं लगता है कि वो इंटरनेशनली उन्होंने बहुत जगहों पर जाके कॉमेंट्री की है और बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिले हैं, तो जो उनके पास जो चीज़ें होंगी, जो प्लान्स उनके पास होंगे, वो किसी के पास हो नहीं सकते बेहतर, और वो जो चीज़ें अब यूटिलाइज करने वाले हैं, तो यकीनी तौर पे जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि अब होने क्या वाला है। तो रमीज भाई को थोड़ी सी बात करनी चाहिए ज़रूर। देखिए रमीज राजा बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वो बात इसलिए नहीं कर रहे। 13 तारीख को इलेक्शन है, 13 तारीख को वो हलफ लेंगे और 13 तारीख को ही जो 13 सितंबर आने वाली है उस वक्त वो ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज निकालकर उनको चेयरमैनशिप का ओहदे से नवाजेगा। क्योंकि अभी उन्होंने ओहदा नहीं लिया, इसलिए वो मीडिया में बात नहीं कर रहे, मीडिया में आना नहीं चाह रहे। और जब वो ये भी जराए बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 13 सितंबर को जब वो ओहदा संभालेंगे तो उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर मीडिया से उनका इंटरेक्शन कराया जाएगा और फिर मीडिया जो उनसे सवालात करेगा वो अपने प्लान्स जो है आवाम के सामने रखेंगे कि उनके क्या प्लान्स है डोमेस्टिक के हवाले से, इंटरनेशनल के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपसे जानना चाहूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। मोहसिन मेहदी हमारे शो का हिस्सा बने रहिए। नाज़रीन कहीं मत जाइए, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त और ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है मिसबाउल हक के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही है वकार यूनुस के हवाले से। दोनों जो हैं अपने ओहदों से दस्तबरदार हो चुके हैं, लेकिन सकलैन मुश्ताक और साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक जो हैं उन्होंने इनके जो है ओहदों को संभाल लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में देखना ये कि अब होता क्या है। ब्रेक से हमारे साथ मौजूद थे शुएब मोहम्मद, जिन्होंने कहा था कि अब उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिले। अब हमें ज्वाइन कर लिया है हासिल रज़ा, जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कम उम्र में क्रिकेट को स्टार्ट करके। हासिल भाई थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग फॉर शो। असल में क्या समझते हैं कि मिसबा भी जो हैं दस्तबरदार हो गए हैं, फौरी तौर पे जो हैं वकार भाई भी चले गए हैं, अच्छे प्लेयर्स, अच्छे क्रिकेटर्स जरूर थे लेकिन अच्छी कोचिंग नहीं कर सके ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के कोच नहीं बन सकते। अनफॉर्चुनेटली किसी पोस्ट पे आए हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए आए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अगर भी आप कोचेज देखे हैं बहुत दीगर रहते हैं, इतने सारे नाम है कि मैं बताऊँ, क्योंकि हमें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, हमें अपने आप पे बिलीव नहीं है कि हमारे भी लेजेंड भी हैं पाकिस्तान में, इतने सारे मौजूद हैं और उनकी वजह मैं नाम लूंगा तो उसमें बड़े बड़े नाम है कि जिन जिन के साथ जाएंगे। मगर क्या है कि हम यूटिलाइज नहीं करते, हम अप्लाई नहीं करते हैं उन लोगों को, उनकी जरूरत है हमें। और इतने बड़े बड़े नाम अगर धीरे बाद जैसे लोग हो जाएं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मगर का पता नहीं क्या क्राइटेरिया होता है कि वो सिर्फ ज़्यादातर जो है वो फॉरेन कंट्रीज के लोग हो जाते हैं। जफरी बाइकाट एक दौर में आए हुए थे पाकिस्तान के टीम के कोच बने, उनको इतने सारे अमाउंट दी गई और बहुत सारे पैसे उनको दिए गए इंग्लिश पाउंड में, मगर फिर भी वो इतनी कोशिश करें वो कर सकते पाकिस्तान के क्रिकेट में जो प्लेयर्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे। और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लेयर का रहता है, जिसकी वजह से बेसिक क्रिकेट जो है वो सीख नहीं पाते हैं। और मगर जो पाकिस्तान में सब प्लेयर इन लोगों ने उनको यूटिलाइज करना चाहिए और प्लेयर को अंडरस्टैंड करें और मॉडर्न क्रिकेट में उन लोगों को वो चीज़ सिखाएं जो उनकी ज़रूरत है। और मोहसिन यकीनी तौर पे आपने हसन भाई की गुफ्तगू को मुलाहिजा कर लिया होगा, मॉडर्न डे क्रिकेट को कोई भी मद्देनजर रखते हुए एक तो क्रिकेट खेल नहीं पा रहा, और अगर दूसरी बात कर लीजिए कोचेस के हवाले से तो आई थिंक रज़ाक और सकलैन के लिए बेहतरीन मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए। इनके क्या मौक़िफ़ हैं और अब ये क्या कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अब ये क्या करने जा रहे हैं? मोहसिन मेहदी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है हसन भाई, क्या समझते हैं रज़ाक के साथ इससे कबल भी काफ़ी दफ़ा ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, टीम से बाहर भी निकाला गया और रज़ाक की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी, वर्ल्ड क्लास थी, बल्कि काफ़ी ऐसे मैचेस भी हम देखते हैं प्रीवियस कभी कभी निकाल के देख लेते हैं यूट्यूब से और फेसबुक पे, सडनली उनके मैच सामने आ जाता है।
कि बहुत कम गेंदी थी, बहुत ज़्यादा स्कोर करना था, उन्होंने मैच निकाल के दिया, लेकिन उनके साथ भी काफ़ी हद तक नाइंसाफ़ी हुई है। अब उनको भी मौका मिला है। आपको क्या लगता है हम किस तरह की उम्मीद वाबस्ता रखें उनसे? तो दुनिया कायम है और उम्मीद पे ये पाकिस्तान के बोर्ड कायम होता है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चेयरमैन साहब भी यदि आए हैं, वही 92 के लोग हैं, वही आ रहे हैं माशाल्लाह। 92 का वर्ल्ड कप जब से हम जीते हैं, हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 92 के लोगों को किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में 250 से ज्यादा टेस्ट मैच प्लेयर हैं, टेस्ट खेल रहे हैं, वो किसी भी गिनती में नहीं आते हैं। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के PCB का। मैं कहूँगा पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता। मुझे याद है कि जब हम सिंगर कप हो रहा था सिंगापुर में, एक दफा श्रीलंका और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सीरीज थी हमारी, उसमें रॉजर टोर्स ने हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान में जो है वो 98 में 100 रन किए, तो अगले मैच में उन्होंने रिटायरमेंट का अपना अनाउंसमेंट दे दी थी। तो वहाँ पर निकलता है, चला भी जाता है और प्रोड्यूस भी होता है देश में दूसरी कंट्री में। हमारे यहाँ पर सबकी बारियों का इंतजार हो रहा है, सब लाइन में लगे होते हैं और वही लगे होते हैं जिनकी जो है बोझ से बनती, जिनको अप्लाइज किया जाता है, वो लोग वापस आते हैं। अभी आप अगर हाई टीम कर रहे हैं, इसके बाद वो भी अभी लाइन में लगे हुए हैं। शायद अगर अब्दुल रज़ाक एक बहुत बड़ा माना नाम है, बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है, मगर मैंने पहले ही बताया कि जो प्लेयर अच्छा होता है वो कभी जिंदगी में अच्छा कोच नहीं सकता या अच्छी चीजें वो डिलीवर नहीं कर सकता। जब वो खेलते होते हैं प्लेयर्स, तो वो जाहिर बात है खेल के अपने आप को मनवाते हैं, मगर एक बहुत बड़ा खराब के लिए भी और क्या देना चाहिए जो मॉडर्न क्रिकेट में भी आ रहे हैं, मजीद वो इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो हमारे प्लेयर्स जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, अगर मैं मिसाल दूँ हैदर अली टाइप के प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर हैं, उनको बेसिक चीजें क्रिकेट बतानी चाहिए कि इंग्लिश क्रिकेट में किस वहाँ पर खेला जाता है क्रिकेट पे और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट पर कैसा खेला जाता है। अब देखना है कि रजा भाई जो है वो क्या सिखाएंगे, वो क्या सिखाएंगे, जो वो खुद बॉलर भी है क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास जमाने के। ठीक है मोहसिन, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। यकीनी तौर पे आपकी गुफ्तगू या तो फिर हुई होगी, अगर आपकी गुफ्तगू नहीं भी हुई है अब्दुल रज़ाक से या सकलैन मुश्ताक से, लेकिन इन्होंने अपने प्लान्स के हवाले से ज़रूर आगाह किया होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। यकीनी तौर पर नेक तमन्नाएं भी इनके साथ मौजूद ही हैं, दुआ गो हैं लोग इनके लिए कि ये अच्छा वैसे कोचिंग करें। जो नहीं कर पाए मिसबा और वकार, वो यकीनी तौर पर इनसे ज़रूर लोग उम्मीदें वाबस्ता करे बैठे हैं। क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या चेंजेस आने जा रहे हैं? फिर देखिए चेंजेस तो आने वाले दिनों में ये आने जा रहे हैं कि रमीज राजा हमेशा से ये बात करते आए हैं कि मुल्की कोच नहीं होना चाहिए, गैर मुल्की कोच ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होना चाहिए। 2004 में जब रमीज राजा आए थे पाकिस्तान क्रिकेट में ही, तो उन्होंने जावेद मेहराज को हटाया था, अगर आपको याद होगा, और उनकी जगह बॉब वुलमर को वो लेकर आए थे। तो अभी भी उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है और इस बारे में जो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से सुबह इस बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि एक गैर मुल्की कोच से बात चल रही है, मॉरिस उनका नाम है, पीटर मॉरिस उनका नाम है। 2 बार वो इंग्लैंड के कोच भी रहे हैं और 2015 में इंग्लैंड ने उनको अपनी कोचिंग से हटा दिया। ये आपकी किससे बात हुई थी? रमीज राजा से बात हुई थी आज? नहीं, मेरी जराए से बात हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जराए ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पीटर मॉरिस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ने जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की है कि अगर हम आपको ये असाइनमेंट दें कोचिंग के हवाले से तो आप इसको कबूल करेंगे यानी। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बहुत हद तक वो राज़ी हैं पाकिस्तान की कोचिंग के लिए, लेकिन अब ये फैसला करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो अरबाब इख्तियार है उनको कि क्या ये वक्त सही है कि एक नए कोच को लाना और वो फिर अपने चीज़ें करेगा या कम्बिनेशन ख़राब करेगा या जो भी मसला होगा या वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता पूरी कारकर्दगी होगी, तो फिर कोच तो यही कहेगा कि मैं तो पहला असाइनमेंट था या अभी आया हूँ, तो इस वजह से मैं क्या करता है इतनी जल्दी। तो ये टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो गई है कि रमीज वकार यूनिस और मिसबाह उल हक का जो बिल्कुल स्टेप डाउन करना है। यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी जो है इन दोनों पर ही तनकीद कर रहे हैं कि कोई कह रहा है ये दोनों भाग गए, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया और 24 माह में हमें क्या मिला, ये बात भी एक सही है। और बहुत सारे लोग वसीम खान से भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को मिसबाह उल हक और वकार मतलब कि अगर भाग गए तो वसीम खान कह रहे हैं कि जुर्रतमंदाना फैसला के भाग गए। हसन में आपकी जानिब चीजें होती हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं और ये सब करना पड़ता है। ये रस्मी चीजें होती हैं कि क्योंकि यूनिस खान के हवाले से भी आपको याद होगा पिछले दिनों की बात है, कुछ महीने गुजरे हैं कि यूनिस खान के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही थी। वसीम खान का बयान सामने आया था जो प्रेस रिलीज में कि दोनों
जो है अच्छे तरीके से जुदा हुए। यूनुस खान भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी राहें जुदा की हैं, लेकिन उसी के 2-3 दिन बाद तमाम तर चीज़ें मीडिया पर आनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान के खिलाफ मीडिया में खबरें दी कि उनका झगड़ा हुआ था हसन अली से, तमाम तर मामला। फिर यूनुस खान ने एक इंटरव्यू में तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात की, जो जाकिर खान ने उनसे जो भी कहा, और फिर मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी वहाँ से मौक़िफ़ एक सामने आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद मोहम्मद हफीज़ को साइडलाइन लगाना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। रमीज राजा साहब सबसे पहले सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। चलें इस पे जरूर बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आ गई है। हसन भाई क्या समझते हैं, अगर पीटर मॉरिस को ही लेकर आना, तो आपको ये नहीं लगता है कि पीटर मॉरिस ही को आ जाना चाहिए था, ना कि अब इनको अबूरी कोच बनाया गया है, फिर अगर ये परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं फिर इन्हें भी चेंज कर दिया जाएगा? तो बहुत अजीब व गरीब किस्म की ये गंभीर सिचुएशन नहीं है ये? हसन रजा साहब, तो देखिए ये सिचुएशन डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम जीती है और जीतती है तो तसलसल वो सिलसिला चलता रहता है और होता रहता है, मगर उसके बाद जब टीम हारती है तो उसके बाद से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एम्प्लॉयज होते हैं, लोग हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। मगर ये है कि उससे पहले चीजें वहीं थी सारी, और बात एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एक प्लेटफॉर्म जो है वो नजर नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें क्रिकेट की खदमात को वो अच्छी रिजल्ट देना है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो उस मुताबिक चले। बहुत जरूरी ना उन्होंने टीम भी सारी इम्पोर्टेंट इवेंट, मेगा इवेंट है ये, और ये इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि नए 24 महीने में मिसबा और वकार भाई जो है ये चीजें करते रहे कोचिंग। तो अब नया एकदम से सिनारियो आ रहा है, नए लोग आएंगे। इतना ये कि हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट बन हो गए हैं। देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि मोहसिन मेहदी ने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे मिसबा ने कमान संभाली, मिसबा ने अपनी सीट संभाली, मिसबा ने सबसे पहले तो चेंजेस कर दिए। एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था टीम को और बेहतरीन टीम जा रही थी और ग्रो कर रही थी। एकदम से उन्होंने उमर अकमल को ले आए टीम के अंदर, उन्हीं के साथ अहमद शहजाद को ले आए और अगली सीजन हम बुरी तरह से हार गए। उसके बाद चेंजेस के बाद चेंजेस, मुसलसल ये चेंजेस का सिलसिला जारी रहा और टीम आज इस दोराहे पे खड़ी हो गई है। आपको लगता है अब जो वर्ल्ड कप के लिए, इंग्लैंड के लिए, जो न्यूजीलैंड के लिए जो टीम जो चुनी गई है, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, ये लोग आपको किसी भी जगह पे खड़े होकर जितवा सकते हैं? देखिए अभी तो ये लीग खेल रहे हैं और ये लीग में प्लेयर खेल रहे होते हैं और वहाँ से इनको खेल के परफॉर्म करते हैं। चाहे और इसमें प्रीमियर लीग की बात करूँ, चाहे PSL की बात करूँ, क्राइटेरिया पता नहीं किसको। मोहसिन आपकी जानिब आना चाहूंगा। मोहसिन, शुएब अख्तर के बयानात को जो है वो शामिल गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगा। मिसबा और वकार बेनकाब होकर भागे हैं। शुएब अख्तर ने यह भी कहा है, शुएब ने यह भी कहा है कि PCB का कसूर है जो मिसबा और वकार को लेकर आए गए और टीम में आजम खान आ जाते हैं लेकिन शुएब मलिक नहीं आते हैं, ये कहना है शुएब अख्तर का। इस तरह के बयानात बंदा दिल बर्दाश्ता होकर ही देता है, फिर भी टीम में वही नाम, वही चेहरे आपको दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतने अरसे से जर्नलिज्म में स्पोर्ट्स के लिए आप जो हैं अपनी सहाफती किरदार को अदा कर रहे हैं, आपको लगता है क्या ये टीम जो है कम्पीट कर पाएगी इंटरनेशनल टीम से? देखिए शुएब अख्तर जो है वो अपने इन्हीं बयानात की वजह से पहचाने जाते हैं और वो जो भी बात उनके दिल में इसी अंदाज में लेना चाहिए। और जहां तक शुएब अख्तर ने ये बात कही कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि वक्त का तयन जो है ये गलत है। अगर ये मिसबाह और वकार यूनुस का फैसला है तो बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2 सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप है। आपने 24 माह इस टीम को दिए, आपने वो लड़के शामिल किए, जिन लड़कों को बाहर किया उनका क्या कसूर था, और जो लड़के अंदर आए वो किस परफॉर्मेंस पर अंदर आए। सब जानते हैं कि इफ्तिखार अहमद को कौन लाया है, सब जानते हैं कि आसिफ अली को कौन लाया है। तो अगर ये फैसला मिसबाह और वकार यूनुस ने किया तो फिर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाबदेह होना पड़ेगा कि आप ही लाए थे इन दोनों को और आपने इन्हें किंग बनाया। आपको याद होगा जब मिसबाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और वसीम खान जब लेकर आए तो उन्होंने तीन ओहदे मिसबाह को दिए, हेड कोच, बैटिंग कोच, चीफ सिलेक्टर। तो आपने बिल्कुल किंग बना दिया था और अब वो किंग जो है वो वर्ल्ड कप से कबल टीम को छोड़ देता है और ये बात कहता है कि भाई मैं जो है अभी माइंडसेट मेरा सही नहीं है या मैं इस कैफियत में नहीं हूँ कि मैं और चैलेंजेस का सामना कर सकूं। तो फिर ये तो एक डर्टी पॉलिटिक्स आ रही है और रमीज राजा के आने से कबल ये पॉलिटिक्स हो गई कि जिस तरह मैं अभी आपसे बयान कर रहा था कि दोनों ने इस्तीफा दिया, नए कोच आएगा, खुदा ना ख्वास्ता
टीम हारी या कुछ बुरा हुआ तो फिर आप किसको जो है वो फिर बयान कहने देंगे? वाले तो मोहसिन मेहदी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये भाग गए हैं और इनको जो है चीज़ों को फेस करना चाहिए था आइंदा आने वाले दिनों में। अगर चीज़ें और मजीद बद से बदतर हो जाती तो चलो ठीक है, समझ में भी आता। टीम आपने खुद बनवा दी, टीम अनाउंस कर दी। ये था, और अगर रमीज राजा साहब का भी यही फैसला था कि जो है उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू शुरू कर दी थी कोचिंग, और रमीज राजा से कबल ही जो है वो गैर मुल्की कोच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तलाश जारी करे हुए था कि किसको लाना है गैर जो है वो गैर मुल्की कोच। तो रमीज राजा का भी यही मौक़िफ़ था कि T20 वर्ल्ड कप तक हम इसी मैनेजमेंट के साथ जाएंगे और फिर उसमें कारकर्दगी देखेंगे। अगर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीत जो है वो तमाम तर बुराइयां छुपा देती है, तो अगर T20 वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी अच्छी होती तो फिर ये मैनेजमेंट कहीं नहीं जाती और बल्कि इसको इनामात से नवाजा जाता, तौसी मिलती। लेकिन अब ये खुद ही रिजाइन कर गए हैं, तो ये रमीज राजा के लिए अब फैसला करना, पहले ही फैसला करना काफी अहम होगा, काफी मुश्किल होगा कि जिस कोच को वो लाते हैं और खुदा ना खास्ता कि वो उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरते तो फिर रमीज राजा पे भी उंगलियां उठेंगी और फिर उस कोच पर भी उंगलियां उठेंगी अगर टीम जो है वो अच्छा नहीं खेल पेश कर पाई। जहां तक स्क्वाड की बात है तो स्क्वाड में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको जाती पसंद नापसंद पर लाया गया, जिनको सिफारिश पर लाया गया, जिसमें दो नाम तो मैं समझ से बाला तरह के आसिफ अली, कैसे मतलब उनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि वो बाहर जाते हैं फिर उनको टीम में वापस ले लिया जाता है। फिर खुशदिल शाह जो कि सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और हमने देखा कि उनको जब मौका दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो उस तरह के से परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। साथ साथ फिर सरफराज अहमद के हवाले से अगर आप कहें तो बिल्कुल ही आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और पहले आप मीडिया के प्रेशर से उन्हें टीम के साथ रखे हुए थे, दौरे करा रहे थे, मौका नहीं दे रहे थे, बिना मौका आपने दिए सरफराज अहमद को बाहर कर दिया। तो आप ज्यादती कर रहे हैं उस कप्तान के साथ, उस लड़के के साथ जिसने पाकिस्तान को सर्व किया, जिसने पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया, जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं आजम खान से। मतलब मैं ये कौन लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं कि एक सीनियर जो है वो कप्तान रह चुका है, उसका खासा तजर्बा है T20 क्रिकेट में, और उसको आजम खान से जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। और फिर जहां तक बात है इस स्क्वाड में एक पॉइंट आप ये भी देखेंगे शर्जील खान नहीं है, और रमीज राजा का एक नुक्ता नजर ये भी है कि जिन्होंने जो है क्रिकेट में गड़बड़ की है, फिक्सिंग में मुलविस रहे या किसी भी कंट्रोवर्सीज में ऐसी मुलविस रहे जो कि पाकिस्तान को बदनाम करते रही है, तो वैसा कोई खिलाड़ी भी हमें इसमें शामिल नहीं नजर आया। रमीज राजा से कबल जो है शर्जील खान आपको स्क्वाड में दिखे थे, T20 स्क्वाड में उनको मौका भी दिया गया, PSL भी वो खेले, लेकिन जैसे ही रमीज राजा आए तो शर्जील खान जो है वो बाहर हो गए। तो आप यहाँ ये भी इस बात की भी जो है वो वाज़ेह होती है कि रमीज राजा साहब जो उनका मौक़िफ़ शुरू से कायम है कि जो कंट्रोवर्सी में मुलविस हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम करने में मुलविस हैं, उनको जो है मौका नहीं देना, तो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कब तक होता हुआ दिखाई देता है, ये एक बड़ा सवाल है। स्क्वाड के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से जरूर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी राइट नाउ सिस्टम को सुधारने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए मोहसिन किन चीजों की हमें जरूरत है? बिल्कुल राइट नाउ किन चीजों की हमें अहम जरूरत है? आपको ऐसा नहीं लगता कि खान साहब को अब चाहिए था कि सबसे पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा से कंटिन्यू करवा देते? क्योंकि जब भी कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या करने जा रहे हो, कहाँ टाइम लगा रहे हो। जरिए माश अगर होगा किसी का तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को पेश कर पाएगा। देखिए ये तमाम तर चीजें जो आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, मैं समझता हूँ कि रमीज राजा साहब ने इस पे एक प्लान बनाया होगा, जो वो जब इमरान खान साहब से मिलने गए थे तो वो वहाँ पेश भी किया होगा। लेकिन वो तमाम तर बातें हमारे सामने जब आएंगी, जब वो 13 सितंबर को अपना हल्फ उठाएंगे और मीडिया के सामने सवालात के जवाब भी देंगे और अपना जो है मौके पर वो भी हमारे सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि रमीज राजा कुछ ना कुछ करेंगे उन प्लेयर्स के लिए जो बेरोजगार हो गए, डिपार्टमेंट क्रिकेट को किस तरह चलाना है या इसमें क्या मजीद बेहतरी आ सकती है, इस हवाले से भी उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा। बिल्कुल ये निज़ाम जो राइज हुआ था एहसान मानी के दौर में डिपार्टमेंट बंद होने का, ये बिल्कुल गलत था और ये इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान साहब की क्वालिटी है कि वो जिस बात की ठान लेते हैं वो बात फिर होकर ही रहती है, और वो हुआ ऐसा क्योंकि जब इमरान खान साहब आए थे और उन्होंने डिपार्टमेंट के हवाले से बातचीत शुरू की
तो लोग ये समझ नहीं रहे थे कि ये निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में राइज होगा, लेकिन वो फिर राइज करवाया गया। और जब वो निज़ाम आया तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को नुकसानात उठाने पड़े, बहुत से हमारी क्रिकेट को भी इससे नुकसान हुआ। लेकिन अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए निज़ाम को लेकर चल रहा है, जिस तरह भी इन्होंने एसोसिएशंस बनाई हैं, अगर इससे क्रिकेटर्स को फायदा होता है तो फिर यही निज़ाम चलेगा। 6 टीमें बनाई हैं, फिर एसोसिएशंस बनाई हैं, उन एसोसिएशंस में काबिल लोग लेकर आए। काबिल लोग तो खैर बिल्कुल काबिल मोहसिन, मैं नहीं बिल्कुल कहूँ। प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके जाना है। बिल्कुल आपसे आखिरी कमेंट लेना है, ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम, जो स्क्वाड जो अनाउंस हो गई है, उसके वाले से आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? और साथ ही साथ आइंदा आने वाले दिनों में अब जो कि पीसीबी के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जिन धमाकों की हम ऑफ द कैम बात कर रहे थे, उन धमाकों को लेके आगे चलते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब क्रिकेट का मुस्तकबिल हम क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट बेहद है। अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सिफारशी कल्चर खत्म किया जाए, या फिर जो मेरिट पे लड़के हैं उनको मौका दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और फिर पॉलिटिक्स को यहाँ से निकलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हैं, उन तमाम तर पॉलिटिक्स को यहाँ जो है अपनी क्रिकेट से आपको दूर करना होगा। और फिर हमें सपोर्ट की भी जरूरत है। जहाँ अब जैसे रबीज राजा साहब आ रहे हैं, तो मीडिया को भी चाहिए उन्हें सपोर्ट करें, फैंस को भी चाहिए उन्हें सपोर्ट करें। और फिर ये भी हमें समझना होगा कि जो भी वो तो हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि हमारी कि इनको सपोर्ट किया जाए। मोहसिन मेहदी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। इससे कबल हमारे साथ मौजूद थे हासन रजा, जो कि साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। शुएब मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखना ही है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होता है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।